नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे कन्वर्जन थेरेपी से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे ग्रीन ट्रांसपोर्ट और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से संबंधित। तीसरा आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। मतलब एक प्रकार से जैसे सरकार ने पहले कहा था ना कि हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी। राइटर कहते हैं उसमें काफ़ी सारी दिक्कत है, उतना आसान नहीं है, तो वो सब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अब देखो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आंसर राइटिंग में जो हम डायरेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस क्या है, डिस्कस का क्या मतलब होता है, एग्जामिन का क्या मतलब होता है, इवेल्युएट का क्या मतलब होता है, इन सब डायरेक्टिव्स के मतलब हम जानते हैं। कुछ के आज जानेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस कई बार लिखा आता है, जैसे ये 2018 का क्वेश्चन है, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट। इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफ गार्ड करना ये समय की आवश्यकता है, डिस्कस। तो यहाँ पे डिस्कस आ गया। क्या मतलब है डिस्कस का? देखो बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना जाएं तो डिस्कस का सिंपल मतलब ये है, आपको रीजंस देने हैं अगेंस्ट में भी और फेवर में भी। अब 2018 के इसी क्वेश्चन को देखिए, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट। आप डिस्कस में दोनों साइड की पिक्चर को लिखोगे। मतलब आर्ट को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा। मतलब एडवांटेज एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों आपको लिखने हैं, दोनों साइड की पिक्चर आपको दिखानी है। और देखो काफ़ी बार डायरेक्टिव्स में ये लिखा होता है इंट्रोडक्शन लिखें, कंक्लूजन लिखें या ना लिखें। देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर में आपको लिखना है। कोई भी डायरेक्टिव हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप हर में लिखें। बेसिक आप 2 लाइंस का इंट्रोडक्शन लिखें, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप लिखें जरूर। और इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, वो 2 जो वीडियोज़ हैं, इन दोनों वीडियोज़ में हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन में क्या कुछ लिखा जा सकता है, कंटेक्स्ट लिखा जा सकता है, बेसिक डेफिनेशन लिखी जा सकती है, किसी टर्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसा भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। और कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड दे। तो इन 2 वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं डिस्कस पर आधारित। 2016 का, यहाँ पे 14 का है। धीरे धीरे करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्टिव है डिफाइन। डिफाइन में देखो आपको बिल्कुल प्रिसाइज टर्म्स में डेफिनेशन देनी होती है, मतलब मीनिंग समझाना होता है किसी चीज़ का। और अगर आपको लगता है कि डेफिनेशन में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक सर्वमान्य डेफिनेशन नहीं होती, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं उस चीज़ की। तो आप एक डेफिनेशन देने को बाद, मतलब किसी ना किसी तरीके से समझाने के बाद आप उसके बाद लिख सकते हो कि और भी काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं इस चीज़ की। समझ गए? यानी डिफाइन में प्रिसाइज टर्म्स में आपको मीनिंग बताना होता है जिस भी चीज़ का डिफाइन करने को बोला गया है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा है 2018 में, डिफाइन मेंटल प्लूम। सिंपल आपको मीनिंग समझाना है मेंटल प्लूम का। तो इसमें तो कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है नहीं। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस तो काफ़ी बार पॉलिटी में, सोसाइटी में, इन जगहों पर आ जाती है। मतलब ज्योग्राफी में तो जो है वो है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नहीं होती। उसी प्रकार से नीचे है डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब आपको समझाना है, डेफिनेशन देनी है, और इसमें भी कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो है ब्लू रेवोल्यूशन वही है। नेक्स्ट कीवर्ड या फिर डायरेक्टिव है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब जब देखो क्वेश्चन में आता है तो आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोगे। कोई चीज़ घटित होती है तो कैसे घटित होती है और क्यों घटित होती है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कंसीडर कीजिए, व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी आपने बता दिया। उसके बाद ये देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी। माइक्रो इरिगेशन का रोल आपको डिस्क्राइब करना है वाटर यूज एफिशिएंसी के इंक्रीज होने में। तो आप बताओगे कैसे माइक्रो इरिगेशन जो है, पहले आप हाउ पे फोकस करोगे, कैसे माइक्रो इरिगेशन वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, बाद में आप वाई पे फोकस करोगे। यानी पूरा आप एक्सप्लेन करोगे आखिरकार ऐसा कैसे होता है कि माइक्रो इरिगेशन वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और क्यों करता है। आगे नेक्स्ट कीवर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में देखो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है, डिटेल्ड अकाउंट किसी टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था,
डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, पुअर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं गरीबी को मिटाने के लिए, लेकिन गरीबी आज भी एग्जिस्ट कर रही है, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन्स। डिटेल्ड अकाउंट में देखो आप ये सारी चीज़ें एड्रेस करोगे, व्हाट, वाई, हाउ, जितने भी ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं सबको एड्रेस करोगे। यानी कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं गरीबी को मिटाने के लिए, कैसे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और अगर फेल हुए हैं तो आपको वाई का आंसर देना है, फेलियर क्यों है, सजेशंस भी देने हैं। सजेशंस तो देखो हमेशा याद रखिए, बताने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी क्वेश्चन में कोई समस्या के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो सजेशंस आप जरूर दीजिए, समझ गए। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सजेशंस जहां पर भी बनते हैं आप जरूर दीजिए। बेशक अगर आपकी वर्ड लिमिट ऊपर हो गई है तो आप 2-3 सजेशन दीजिए, अगर साफ साफ पूछा है सजेशन के बारे में तो ज़्यादा दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर सजेशन। और एक चीज़, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, उनको भी जहां भी आंसर में बनती है गवर्नमेंट की अप्रोच को आप बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की अप्रोच के बारे में पूछा नहीं है तो 2 लाइन लिख दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि 2 लाइन भी आप लिखोगे तो वो कंटेक्स्ट में शामिल हो जाता है, इससे डेफिनेट वैल्यू एडिशन होगा। तो हमेशा याद रखिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सजेशंस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बेशक आप 2-2 लाइन लिख लिए, ज़्यादा मत लिखिए अगर आपको लगता है नहीं पूछा है, लेकिन लिखिए जरूर। आधा नंबर भी इंक्रीज होता है, तो 20 क्वेश्चंस में 10 मार्क्स हो जाते हैं, एक पेपर में 4 पेपर हैं, सीधा सीधा 40 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ डायरेक्टिव्स के मतलब को रिवाइज किया, कल भी हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल कन्वर्जन थेरेपीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पर्सन LGBTQ+ कम्युनिटी से संबंध रखता है ना, तो उसके रिलेटिव या फिर उस पर्सन के पेरेंट्स कोशिश ये करते हैं कि उस पर्सन को जो LGBTQ+ कम्युनिटी से संबंध रखता है उसकी कन्वर्जन थेरेपी करवाकर या तो मेल या फिर फीमेल में कन्वर्ट करवा दिया जाए। अब क्वेश्चन उठता है, कन्वर्जन थेरेपी होती क्या है? देखो ये एक प्रकार से सूडो मेडिकल प्रैक्टिस है। सूडो मेडिकल प्रैक्टिस मतलब झूठ बोला जाता है कि ये ऑपरेशन किया जाएगा तो आप या तो मेल बन जाओगे या फीमेल बन जाओगे। ऐसा होता नहीं है। क्या क्या चीज़ें होती हैं इस सूडो मेडिकल थेरेपी में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे काउंसलिंग, कई बार बोला जाता है कि हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद जो आपको लगता है ना कि आप LGBTQ+ कम्युनिटी में आते हैं तो आपका भ्रम टूट जाएगा, आप अपने आप को या मेल समझने लगोगे या फीमेल। नेक्स्ट, कोरेक्शनल रेप, इवन रेप किया जाता है कन्वर्जन थेरेपी के नाम पे। एक्सोर्सिज्म, एक्सोर्सिज्म में क्या होता है? ऐसा बोला जाता है आपको ये लगता है कि आप LGBT कम्युनिटी में आते हो, नहीं, आपके अंदर एक भूत प्रेत का निवास है, हम कुछ ऐसा करेंगे, तांत्रिक जो चीज़ें नहीं होती, कुछ ऐसा करेंगे जिससे भूत प्रेत का जो निवास है आपके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा और आप या तो मेल की तरह महसूस करने लगोगे या फीमेल की तरह। नेक्स्ट, फोर्सफुल स्टार्विंग, खाना नहीं दिया जाता। इलेक्ट्रोकन्वल्जन, बहुत बार ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया देकर इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है बॉडी में, इस सोच के साथ में कि ऐसा करने के बाद LGBT कम्युनिटी का पर्सन या तो मेल की तरह महसूस करने लगेगा या फीमेल की तरह। शोक थेरेपी दी जाती है। लोबोटोमी, लोबोटोमी में यह होता है ब्रेन के ऊपर सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है इस सोच के साथ कि जो पर्सन LGBT कम्युनिटी से संबंध रखता है, ब्रेन को सर्जिकली ऑपरेट करने के बाद वो अपने आप को मेल या फिर फीमेल समझने लगेगा। इसके बाद मैरिज थेरेपी और सबसे लास्ट में रिलीजियस काउंसलिंग, धर्म की काउंसलिंग। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कन्वर्जन थेरेपी के हैं, सारे के सारे ये सूडो मेडिकल प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसा होता नहीं है। LGBT कम्युनिटी से होना देखो ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचर का एक पार्ट है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस परफॉर्म करके वो पर्सन जो है, जो LGBT कम्युनिटी से संबंध रखता है, वो अपने आप को मेल या फीमेल समझने लगेगा। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक सूडो मेडिकल प्रैक्टिस है। अगर देखो इसमें से कोई प्रैक्टिस
डॉक्टर के द्वारा परफॉर्म की जाती है तो ये तो डॉक्टर के प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। नेशनल मेडिकल कमीशन, जो देखो हमारे देश में मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ना सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को ये आदेश दिया था कि आप इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत कन्वर्जन थेरेपी को पूरी तरह से बैन कर दीजिए। वैसे देखो हमारे देश में ना कोई डायरेक्ट कानून तो नहीं है जो कन्वर्जन थेरेपी की प्रैक्टिस को बैन करें, लेकिन जो डॉक्टर्स इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं ना कन्वर्जन थेरेपी, उनके खिलाफ केस जरूर बनता है मेडिकल नेग्लिजेंस का। बट देखो यहां पर भी एक पेंच है। कन्वर्जन थेरेपी को वैसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लागू होता है सिर्फ फोर्सिबल कन्वर्जन थेरेपी पे, कि फोर्स किया जा रहा है किसी पर्सन को। बट देखो दिक्कत पता है क्या है, जैसे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो माइनर बच्चे हैं वो अपने आप को या तो मेल माने या फिर फीमेल माने, LGBT कम्युनिटी का नहीं माने, इसलिए वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप इस थेरेपी से गुजरिए। तो बच्चे शिकायत वगैरह नहीं कर पाते, वो बता भी नहीं पाते कि हमारे साथ फोर्स हो रहा है, तो इसलिए इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं वो चलती रहती हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो वैसे तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, लेकिन अभी भी जो LGBTQ+ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें बाकी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन समाज अभी भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन देखो LGBTQ+ कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी डिग्निटी से जीने का अधिकार है। हमारे देश के प्रियम्बल में भी ये बात बोली गई है। आप ये देश का प्रियम्बल देखिए, इसमें बोला गया है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी स्टेट प्रयास करेगा हर एक पर्सन डिग्निटी के साथ जी सके। लेकिन जब LGBT कम्युनिटी के साथ ऐसा होता रहेगा तो फिर कैसे वो डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। स्टेट ने, संविधान ने वादा किया है, हम इंश्योर करेंगे चाहे वो किसी भी रेस का हो, कास्ट का हो, एथनिक ग्रुप का हो, वो अपनी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ व्यतीत करें। बट LGBTQ+ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, यही तो दिक्कत है। तो आवश्यकता देखो ये है कि एक ना फुल फ्लेज कानून बनाया जाए कन्वर्जन थेरेपी की जो भी प्रैक्टिसेस है ना उनको क्रिमिनलाइज करने के लिए, और जो लोग इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस में संलिप्त होते हैं, कन्वर्जन थेरेपी को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून के तहत ऐसा प्रोविजन होना चाहिए ताकि एक मैसेज भी जाए समाज में और इस प्रकार की प्रैक्टिसेस पर लगाम लगे। और क्या क्या किया जा सकता है मीनवाइल जब तक कानून नहीं बन जाता? प्रोफेशनल सैंक्शंस लगाए जाएं उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर जो कन्वर्जन थेरेपी को अंजाम देते हैं। अगर पता लग गया है इस डॉक्टर ने कन्वर्जन थेरेपी को अंजाम दिया है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। नेक्स्ट, अगर देखो किसी कन्वर्जन थेरेपी में माइनर इन्वॉल्व है ना, उस कन्वर्जन थेरेपी को तो पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। यानी प्रोसीजर के लिए कंसेंट का होना जरूरी है, लेकिन माइनर अपनी कंसेंट नहीं दे सकते, इसलिए उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। कन्वर्जन थेरेपी की जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर बैन लगा दिया जाए। और सबसे लास्ट में बैनिंग द मोस्ट एग्रीजियस फॉर्म ऑफ कन्वर्जन थेरेपी, जैसे भयंकर वाली कन्वर्जन थेरेपी है ना जिसमें फिजिकल अब्यूज़ होता है बॉडी का, फूड नहीं दिया जाता, होमोफोबिक स्लर्स यानी गालियाँ वगैरह दी जाती हैं, इन प्रैक्टिसेस को तो पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। तो ये प्रैक्टिसेस तब तक अपनानी है जब तक फुल फ्लैज कोई कानून नहीं बन जाता। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कन्वर्जन थेरेपी से संबंधित, जो कि सूडो मेडिकल प्रैक्टिस है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ ट्रांजिशन करने की आवश्यकता है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो किसी भी देश में ना हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि उस देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर एफिशिएंट हो। पूरे वर्ल्ड में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है ना उसका 30% तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंज्यूम करता है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो एनर्जी यूज है 2030 तक हर साल 1% और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया में पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बने हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में जिस प्रकार की मोबिलिटी के लिए
एफिशिएंट और डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वैसा नहीं है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे क्या चैलेंजेस हैं। और एक और चीज़ देखो, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ ना सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ की वजह से एयर क्वालिटी ख़राब हो रही हो, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा हो रहा हो, इससे क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ती जा रही है, एनिमल्स के लिए हैबिटेट लॉस हो रहा है। नहीं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, अनसस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप कह सकते हो ग्रीन ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिससे इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिसरप्ट ना हो, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। फिर से बोलता हूँ, ग्रीन ट्रांसपोर्ट मतलब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये है ऐसा ट्रांसपोर्ट जिससे इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस और ह्यूमन हेल्थ, इन पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। समझ गए? जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एग्जाम्पल हैं ग्रीन ट्रांसपोर्ट के। अब देखो हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका करंट स्टेटस क्या है। सबसे पहले रोड्स देखो डोमिनेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का हमारे देश में आज भी। कंट्री का 85% जो ट्रैफिक है ना, वो रोड्स के द्वारा ही कैरी आउट किया जाता है। रोड्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी मदद करते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में, मतलब रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक लाने में, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उनको फैक्ट्रीज से दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने में रोड्स मदद करते हैं। इसके बाद पोर्ट्स एंड शिपिंग, देश में मेजर पोर्ट्स की संख्या बढ़ के 13 हो गई है, 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो फॉरेन ट्रेड में भी जो पोर्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो फॉरेन ट्रेड होता है हमारे देश का, बाय वॉल्यूम अगर देखें 95% तो पोर्ट्स के थ्रू होता है, और बाय वैल्यू देखें यानी पैसे के हिसाब से देखें तो 67% बाय पोर्ट्स के थ्रू होता है। रेलवेज़ की बात करें, रेलवेज़ तो देखो हमारे देश की मेन आर्टरी है, लाइफ लाइन है, ब्लड लाइन है, आप कह सकते हो, दोनों लिहाज से, ना सिर्फ पैसेंजर्स के हिसाब से देखें और फ्रीट के हिसाब से देखें। आज इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है और एशिया में 2nd लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवे। सिविल एविएशन की बात कर लीजिए, हमारे देश में सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है देश में। इंडिया की जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है ना, वो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड में, डोमेस्टिक एविएशन की मार्केट। और इसके अलावा एयर पैसेंजर्स के हिसाब से देखें तो अभी पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पे है इंडिया की एविएशन मार्केट एयर पैसेंजर्स के हिसाब से। जल्द ही 2024 आते आते यूके को रिप्लेस करके एयर पैसेंजर मार्केट के मामले में भी इंडिया 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा। बट देखो चैलेंजेस हैं बहुत सारे, अलग अलग जो हमने ट्रांसपोर्ट के माध्यम डिस्कस किए ना, उनके अलग अलग चैलेंजेस हैं। सबसे पहले रेलवेज़ के चैलेंजेस। रेलवेज़ नेटवर्क का एक्सपेंशन काफ़ी स्लो चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय हमारे देश में ना 50,000 किलोमीटर तक की लाइन बिछी हुई थी और चाइना में 25,000 किलोमीटर की। लेकिन चाइना में आज के समय में ना ऑलमोस्ट 1,25,000 किलोमीटर की लाइन बिछी हुई है। मतलब अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फैक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और इंडिया में सिर्फ रेल लाइन हुई है 64,000 किलोमीटर की, यानी अंग्रेज जितना रेल लाइन बिछा के गए थे ना, उसके बाद हम बहुत ही कम रेल नेटवर्क स्प्रेड कर पाए हैं। लेकिन इस मामले में चाइना हमारे देश से काफ़ी आगे निकल गया है। खास करके आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेल कनेक्टिविटी ना के बराबर है। इसके अलावा हायर फ्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इंडियन रेलवेज क्या करता है, पैसेंजर ट्रेन्स का किराया सस्ता रहे, इसके लिए जो मालगाड़ियां हैं ना उनमें ज़्यादा फेयर लगाता है। मतलब सामान आपको रेलवे से पहुंचाना है ना एक स्थान से ज़्यादा दूसरे स्थान पर, तो आपको ज़्यादा किराया भरना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। क्रॉस सब्सिडाइजेशन इसे कहते हैं कि फ्री ट्रेन से ज़्यादा फेयर आपने ले लिया और उस ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल किया पैसेंजर ट्रेन्स को सब्सिडाइज करने के लिए कि पैसेंजर्स को कम किराया देना पड़े। नेक्स्ट, सोशल वर्सेस कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी देने लगी हैं इंडियन रेलवेज़। मतलब इंडियन रेलवेज़ का अब धीरे धीरे कॉमर्शलाइजेशन होने लगा है। अब देखो एक बात तो ठीक है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, बट आपको पता है जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो बेनिफिट के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेट इंक्रीज़ करेंगी सर्विसेज का। तो हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो नए रेट्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो फिर रेलवेज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन के अलग चैलेंजेस हैं। वाटर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा रोड नेटवर्क बिछने से पानी नीचे नहीं जा पाता। रोड नेटवर्क रूरल एरियाज़ में काफ़ी कम देखने को मिलता है। आज भी 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, हालांकि अब 65% हो गया। 65% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज़ में रहती हैं, लेकिन फिर भी 33% विलेजेस ऐसे हैं जिनके पास ऑल वेदर रोड्स नहीं है। वो मानसून सीजन में कट जाते हैं बाकी इलाकों से। कटने का मतलब ऐसा नहीं है कोई भी आ जा नहीं सकता, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं बारिश की वजह से। देश में नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट बहुत ख़राब है। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में तो ना रेलवेज हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, और वाटरवेज वैसे भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है राइजिंग रोड एक्सीडेंट्स। रोड पे देखो एक्सीडेंट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में ना, वर्ल्ड में टोटल जितने व्हीकल्स हैं हमारे देश में सिर्फ 1% हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितनी एक्सीडेंटल डेथ होती हैं उसमें से 11% एक्सीडेंटल डेथ सिर्फ इंडिया में होती हैं। जितनी डेथ्स होती हैं ना उसमें से 70% तो स्पीडिंग की वजह से होती हैं, कार ओवर स्पीड करती हैं। 30% डेथ्स हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं, और 11.5% डेथ्स सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से होती हैं। देश में देखो व्हीकल्स ज़्यादा बिकने लगे हैं, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ट्रैफिक को कम करने के लिए मतलब जैसे जगह जगह पे स्पीड लिमिट के साइन होने चाहिए, लेकिन बहुत कम जगह हमारे देश में ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन में क्या चैलेंजेस हैं? एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस हैं। रीजनल कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, मतलब दिल्ली से कोई छोटे शहर में जाना हो तो आपको फ़्लाइट नहीं मिलेगी। रीजनल कनेक्टिविटी कम है, बड़े शहरों के बीच में फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं। हैंगर स्पेस काफ़ी कम है, मतलब जहाँ पे ये फ़्लाइट्स वगैरह पार्क होती हैं ना वो स्पेस काफ़ी कम है। और एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए लैंड आसानी से अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा जो एविएशन फ्यूल होता है ना, जिसकी सहायता से हवाई जहाज़ चलता है, उस एविएशन फ्यूल पे हमारे देश में टैक्स बहुत लगता है। वो एविएशन फ्यूल हमारे देश में 60% ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेरिजन टू आसियान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। इस वजह से जो एयरलाइंस हैं उनको ऑपरेशन चलाना काफ़ी महंगा पड़ता है, और फ्लाइट्स की टिकट भी ज़्यादा हो जाती हैं। पोर्ट्स और शिपिंग्स में क्या चैलेंजेस हैं? बहुत टाइम लग जाता है, मतलब वहाँ पे शिप आता है। हमारे देश में जो पोर्ट्स हैं ना वहाँ पे ऑपरेशन काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं। कस्टम अप्रूवल में भी टाइम लग जाता है, सामान अनलोडिंग ऑफलोडिंग होने में भी टाइम लग जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं। इनएफिशिएंसी है पोर्ट ऑपरेशंस में। हाई टर्न अराउंड टाइम, मतलब ऐसा होना चाहिए ना जैसे ही शिप पोर्ट पे आया जल्दी जल्दी सामान लोड हो गया, रवाना हो गया, बहुत ऐसा होता नहीं है जल्दी जल्दी। इसके बाद दूसरे कुछ जनरल चैलेंजेस हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में गैप है। जितनी लोकल बसेस की आवश्यकता है उतनी लोकल बसेस होती नहीं है। अब इस वजह से लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स लेके सड़कों पे आ जाते हैं, उससे एमिशंस वगैरह ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। देखो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप होगा ना, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए हैबिटेट लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, बायोडाइवर्सिटी को उतना ही नुकसान होगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ITS। इसमें देखो ये होना चाहिए यूजर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन हो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, कहाँ पे कब जाना है, कहाँ पे कितना ट्रैफिक मिलेगा, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब पता है इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है तो अल्टरनेट रूट को खोल दिया जाए और उस रूट पे ज़्यादा व्हीकल्स को जाने से रोका जाए। ऐसा सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का V2X कम्युनिकेशन, यानी व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन। ये कैसे हेल्पफुल होता है? एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए ये कार है, इसके बाद कार है, इसके बाद तीसरी कार भी है। अब इस कार को ये वाली कार नहीं दिख रही है, लेकिन दोनों व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे और एकदम से ये व्हीकल ओवरटेक करेगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी एक व्हीकल का दूसरे व्हीकल के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, दो व्हीकल आपस में देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की सहायता से एक्सीडेंट वगैरह रुकेगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये तो हमारे देश में होने ही लगा है, फास्टैग वगैरह आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अवेयरनेस टूवर्ड्स ग्रीन ट्रैवल हैबिट्स। लोगों को भी देखो जागरूक करने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आप नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे साइकिल वगैरह।
अपने व्हीकल्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखिए ताकि ज़्यादा एमिशन ना हो, सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस को अपनाइए। इन कैंपेन से फ़ायदा ये होगा, इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटीज़ ये सब एंकरेज होंगी और ग्रीन ट्रैवल हैबिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो अडोप्ट करेंगी। इससे ज़्यादा कम से कम पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है रिजिलियंस, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन ट्रांसपोर्ट, मतलब रेस्ट। रिजिलियंस का क्या मतलब है? देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिवाइव करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक बसेस हैं उनको प्रोक्योर किया जाए, ई बसेस, बस कॉरिडोर बनाए जाएं। इसके बाद है इक्विटी। इक्विटी मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, वो बोलते हैं कि मेट्रो से एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत आएगी, उसके बाद हमें कोई साधन मिलेगा नहीं आसानी से वहाँ जाने के लिए जहाँ पे हमारा घर है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज हों पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए। और इक्विटी का मतलब वैसे ये भी है कि देश के जो पिछड़े इलाके हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम डेवलप्ड है, तो उन पर स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब मैंने पहले सिटी के संदर्भ में बताया, इसे पूरे देश के संदर्भ में भी देख सकते हो कि देश में जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी लास्ट माइल रोड एंड रेलवेज कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब एमिशन नॉर्म्स को और ज़्यादा टाइट किया जाए ताकि जो दूसरे ग्रीन व्हीकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोफ्यूल यूज़ करने वाले व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करने वाले व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर चलें और एमिशंस कम से कम हों। तो ये कुछ सजेशंस हमने डिस्कस किए। सजेशंस कुछ और भी दे सकते हो, जैसे ग्रीन मोबिलिटी के मामले में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बने, हमारे पास मौका है। अब जैसे पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में महारत हासिल कर सकता है। लेकिन इंडिया अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। टेस्ला वगैरह यूएसए में काफ़ी तेज़ी से चल रही है, बट इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतने नहीं चल रहे जितने चलने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, एससीओ के समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, और इस समिट में जब पार्टिसिपेट किया था ना, तो फिर उस समय रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कहा था कि ये जो ईरा है ना, ये वार का नहीं है, ये ईरा है, ये समय है डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी का। तो वेस्टर्न मीडिया ने भी तारीफ़ की इंडिया की कि देखो, इंडिया ने पुतिन को क्रिटिसाइज़ किया, हल्का सा रिब्यूक किया, यानी फटकार लगाई। इंडिया ने देखो एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करके ना एक प्रकार से सिग्नल दिया कि वो मल्टीपल एंगेजमेंट्स के लिए तैयार हैं, क्योंकि उससे पहले इंडिया ने क्वाड में भी पार्टिसिपेट किया था, और क्वाड में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएसए ने इंडिया की तारीफ़ की थी। तो दोनों राइवल ग्रुप्स के साथ इंडिया ठीक बना के रखना चाहता है। एक तरफ देखो रशिया प्लस चाइना है, दूसरी तरफ यूएसए प्लस यूएसए के अलाइ कंट्रीज़ हैं। इंडिया दोनों ग्रुप्स के साथ में बना के रखना चाहता है। लेकिन देखो, उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। राइटर कहते हैं सरकार को ये लगता है कि नॉन अलाइनमेंट की पहले जो पॉलिसी थी ना, हम किसी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं करेंगे, उससे इंडिया को नुकसान हुआ, इसलिए इंडिया अभी मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। बट देखो, मल्टी अलाइनमेंट आसान नहीं है। जैसे एक टेस्ट केस है ईरान का। यूएसए के कहने पर हमने ईरान से तेल इंपोर्ट कम कर लिया था, ट्रेड कम कर दिया था, बट अब ईरान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को बोला है कि एक समिट मीटिंग होनी चाहिए आपके प्रधानमंत्री और मेरे बीच में। अब इंडिया ने अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, यूएसए के डर के चलते। अगर हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया को फ़ायदा होता है, लेकिन यूएसए के प्रेशर के चलते नहीं कर पा रहे हैं। और चूँकि हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं ईरान से, छबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। समझ गए? तो मतलब मल्टीपल जो एंगेजमेंट्स एक ही समय में उतना आसान नहीं है जितना कि इंडिया सोच रहा है। अब देखो, हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी ना थोड़ी पैसिव रही है। यूक्रेन के इशू पर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने वोट नहीं किया, एब्सटेन किया, बट क्या इससे यूक्रेन में पीस आया? नहीं। हालांकि मैं तो ये सोच रहा था, मतलब राइटर कहते हैं कि वोट नहीं किया, एब्सटेन किया, इसलिए पीस नहीं आया। इंडिया वोट कर देता तो कौन सा पीस आ जाता? सोचने की बात है ना। इसके बाद नेक्स्ट, श्रीलंका और अफगानिस्तान में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है? सिर्फ पेपर्स पर रही है, इफेक्टिवली इंडिया ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है।
लेकिन श्रीलंका के केस में तो इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है। श्रीलंका के केस में इंडिया ने इतनी मदद की है, क्रेडिट ऑफ लाइन श्रीलंका के लिए ओपन की है। पता नहीं राइटर किस सेंस में ये कह रहे हैं कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के मामले में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पेपर पर अच्छी लगती है, रियलिटी पर नहीं। श्रीलंका की तो अच्छी खासी मदद इंडिया ने की है इस मुश्किल की घड़ियों में। फिर नेक्स्ट पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं कि यूएन में या फिर दूसरे मंचों पर इंडिया ना पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता रहता है, इसलिए डोमेस्टिक जनता तो सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है पाकिस्तान पर, जो कि इंडिया को नहीं करना चाहिए। राइटर कहते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो करंट सिचुएशन को तो देखे ही, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी देखें। जैसे देखो अभी इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है टेंशन्स हमेशा रहेंगे। पिछले 70 सालों से टेंशन्स हैं, जब बॉर्डर विवाद पैदा हुआ था उससे पहले तो नहीं थे टेंशन्स। हालांकि उसका एक रीज़न ये है, पहले डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं था इंडिया और चाइना के बीच में, तिब्बत बीच में आ जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, इस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट बॉर्डर आ गया। लेकिन देखो कल को ना सिचुएशन चेंज हो सकती है, हो सकता है चाइना की इकोनॉमी स्टैग्नेट कर ले और इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ जाए, तो फिर चाइना उतना एग्रेसिव नहीं रहेगा जितना आज एग्रेसिव है इंडिया के अगेंस्ट। फिर रिश्ते खराब होने का कोई कारण नहीं बचता। रिश्ते खराब है ना वो सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से है और चाइना एकदम से ग्रो हो गया उसकी वजह से है, लेकिन ये सिचुएशन आगे जाके चेंज भी हो सकती है ना। तो इंडिया को फ्यूचर देखते हुए भी अपनी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं न्यूक्लियर थ्रेट का। देखो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे चाइना का ही एग्जांपल लीजिए, चाइना अपनी न्यूक्लियर पावर को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट देखो इंडिया का नो फर्स्ट यूज़ का डॉक्ट्रिन है। हालांकि चाइना भी बोलता है कि हमारा नो फर्स्ट यूज़ का डॉक्ट्रिन है, बट चाइना अपने न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड तो कर रहा है ना। तो इंडिया को ना काफ़ी खतरा है। पिछले 20 सालों में न्यूक्लियर डोमेन में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, रिलेटिवली शांति है, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ये भी एक फ्यूचर चैलेंज है। ऐसे ऐसे देखो अनेकों फ्यूचर चैलेंज हैं जिसका सामना इंडिया को करना पड़ सकता है। तो इंडिया को ना सिर्फ करंट सिचुएशन को देखते हुए बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।